अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पूरा सोना एक जगह रखा जाए तो कितनी जगह लेगा? एक लाल किला जैसी जगह काफी होगी इसे रखने के लिए, या एक दिल्ली जैसा पूरा शहर लगेगा, या फिर उसे और भी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी? चलो मैं बता देता हूं। इन सब से बहुत ही छोटी जगह में आ सकता है पूरी दुनिया का सोना। क्रिकेट की एक पिच या एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल काफी होगा दुनिया के पूरे सोने को एक जगह पर रखने के लिए। वो भी तब जबकि दुनिया में एक ऐसा देश भी था जहां पर पानी से ज्यादा सोना मौजूद था। इसके बारे में अभी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी है सोने की, इसके इतिहास की। कहां से आया सोना, कब शुरू हुआ इसका इस्तेमाल, सबसे ज्यादा सोना किसके पास था, भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे असली वजह क्या थी, और सोने के पीछे का काला सच क्या है, सब आज आपको पता चलने वाला है। भारत के मंदिरों और सोने का संबंध तो हमेशा से रहा है, लेकिन मिस्र में भी इसे भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता था। वहां के फेरो अपनी मम्मी पर सोने का मुखौटा रखते थे ताकि मौत के बाद भी उनका वैभव कायम रहे। ऐसे ही साउथ अमेरिका में एल डोराडो नाम की मिथिकल सिटी थी जहां राजा अपने शरीर पर सोने की धूल को साबुन की तरह लगाकर नहाते थे। और भारत को तो सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे देश में आज से नहीं, हजारों सालों से सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि धर्म का भी प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद क्या आपको पता है कि सोना इस धरती का मेटल ही नहीं है? जी हाँ, सोना कभी भी धरती पर था ही नहीं। आखिर दुनिया की सबसे कीमती चीज यानी सोना इतना इंपॉर्टेंट बना कैसे? ये कहानी सिर्फ एक मेटल की नहीं है, ये मानव इतिहास, व्यापार, साम्राज्यों के उत्थान और पतन की ऐसी गाथा है जिसके केंद्र में केवल पीली चमकती हुई धातु है। ये सारी कहानी आज आपको मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज से हजारों साल पहले जब इंसान पत्थरों और धातुओं से अपनी दुनिया गढ़ रहा था, तभी उसकी नजर उस चमकती हुई पीली चीज पर पड़ी। जब उसने इसे छुआ तो पता चला कि ये चीज ना तो जंग खाती है, ना ही इसकी चमक कभी भी फीकी पड़ती है। यही खोज थी सोने की जिसने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो बुल्गारिया के वारना नेक्रोपोलिस में दुनिया के सबसे पुराने गहने देखने को मिलते हैं। ये गहने लगभग 4500 ईसा पूर्व पुराने हैं, यानी आज से लगभग 6500-7 हजार साल पहले की। इसने साबित किया कि इंसान और सोने का साथ काफी ज्यादा पुराना है। इजिप्ट की नील घाटी में 3100 ईसा पूर्व के आसपास बड़े पैमाने पर सोने की खान खोली गई। इन खानों में नेचुरली मिलने वाले सोने को पिघलाकर उसे ठंडा करके इस्तेमाल में लाया जाता था। अब जरा बात करते हैं भारत की। तो भारत में हमें वेदों में इसकी चर्चा तो मिलती है। ऋग्वेद में इसे हिरण्य कहा गया और सुवर्ण नाम से बुलाया गया। अब ये तो बात हुई साहित्य की, साहित्य से जुड़ा हुआ वर्णन मैंने आपको बताया। लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा में हमें सोने की चीजें मिलती हैं। यानी आर्कियोलॉजी के हिसाब से भी हमारे यहाँ आज से 5000 साल पहले सोना इस्तेमाल होता था। और यही नहीं, इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में सोने की सबसे पुरानी खदानों में से एक कोलार गोल्ड फील्ड हमारे देश में मौजूद है। ये 1800 BC से काम कर रही है, यानी कि करीब करीब 3500 से 4000 साल पहले से। इजिप्ट के लोग मानते थे कि सोना देवताओं का मांस है। इजिप्ट वालों को लगता था कि सोना अविनाशी है, जो देवताओं और अमरता का सिंबल है, और इसीलिए उनके सबसे शक्तिशाली देवता रा सोने की तरह चमकते थे। मिस्र के राजा यानी फेरो की कब्रों में कई सोने के मुखौटे मिले हैं, जैसे कि तूतन खामेन की समाधि पर मिला मुखौटा। यह बताता है कि प्राचीन सभ्यता में सोना मौत के बाद की लाइफ का एक प्रॉमिस था। अब ये दोस्तों तब की बात है जब दुनिया की सभ्यताओं ने सोने को देखा और इस्तेमाल किया। असल में सोने की कहानी ब्रह्मांड जितनी पुरानी है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका मानता है कि सोना इस धरती का मेटल ही नहीं है। ये धरती के अंदर किसी माइन में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के एक महाविस्फोट में बना। थ्योरी यह है कि आज से अरबों साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए। इस टक्कर से एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसे वैज्ञानिक किलोनोवा कहते हैं। इसी प्रोसेस ने पूरे ब्रह्मांड में सोने को फैला दिया। बाद में जब धरती का निर्माण हुआ तो सोने से भरे मेटेरॉइड्स की बौछार ने हमारे प्लेनेट से टकराकर इसकी बाहरी परत को सोने से भर दिया। यानी आप जिस सोने के गहने को पहनते हैं वो किसी माइन से नहीं
बल्कि सितारों की टक्कर से पैदा हुआ है। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात आपको अब पता चलेगी। अब हम आते हैं उस बात पर जिसे हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था और अधूरा छोड़ दिया था कि दुनिया का पूरा सोना एक स्विमिंग पूल या पिच जैसे एरिया में समा सकता है। तो अब समझते हैं इस बात को। अगर हम आज तक ज़मीन से निकाले गए दुनिया के कुल सोने को एक जगह इकट्ठा कर लें तो वो उतना नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। दुनिया भर की खदानों से आज तक जितना भी सोना निकला है और जितना सोना निकाला जा सकता है, यानी कि वो जो हम आज इस्तेमाल करते हैं और वो जो आज ज़मीन में गड़ा हुआ है, उसका कुल वजन लगभग 2,44,000 टन है। अगर इस पूरे सोने को पिघलाकर एक ठोस क्यूब के आकार में बना दिया जाए तो वो लगभग 23 मीटर ऊंचा, 23 मीटर चौड़ा और 23 मीटर लंबा होगा, जो एक क्रिकेट की पिच या एक ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना बड़ा होगा और आसानी से इसमें समा भी जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी डेंसिटी 19,320 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होता है। इस डेंसिटी की वजह से बहुत भारी होने के बावजूद सोना बहुत कम जगह घेरता है। इसी वजह से वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि बस उस छोटे से एरिया में दुनिया का सारा सोना समा सकता है। खैर, आगे बढ़ा जाए तो सोना जो मेसोपोटामिया और दूसरी सभ्यताओं में गहने के तौर पर इस्तेमाल होता था, वो जल्दी ही ट्रेड की एक बड़ी करेंसी बन गया। इसकी वजह थी कि सोना बहुत रेयर था, ये टिकाऊ भी था और इसकी जगह पर अपनी एक कीमत भी थी। धीरे धीरे सोना सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं रहा, बल्कि ट्रेड की करेंसी बन गया, क्योंकि ये रेयर था, टिकाऊ था और हर जगह अपनी कीमत रखता था। यही वजह थी कि प्राचीन काल में जब पहली बार सिक्के बने तो वो सोने और चांदी के बने थे। जैसे कि लीडिया यानी आज की टर्की में करीब 600 ईसा पूर्व में सोने और चांदी के सिक्के बने। लेकिन ये बस एक करेंसी भर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहीं से पैसा और सोना एक दूसरे का पर्याय बन गए। राजाओं के लिए सोना उनकी ताकत का प्रतीक था, तो वहीं कॉमन लोगों के लिए सोना सेफ्टी का भरोसा था। इस सोने में इतनी ताकत थी कि राजाओं ने इसके लिए समुद्र पार किए, साम्राज्यों ने इसके लिए जंग लड़ी। रोमन साम्राज्य के सम्राटों से लेकर चीन के राजवंशों तक हर सभ्यता ने सोने को अपने वैभव की नींव बनाया। सोने की इस चमक ने न सिर्फ इंसानों की आंखें चकाचौंध की, बल्कि उनके दिलों में एक गहरी चाह भी जगा दी। ये चाह थी अमर वैभव की चाह। इसी चाह ने मनुष्य को खोजी बना दिया, विजेता बना दिया और कभी कभी लुटेरा भी बनाया। भारत में भी सोने की ताकत कुछ ऐसी ही थी। दुनिया भर के देशों की तरह भारत में भी सोना न केवल सजावट का प्रतीक था, बल्कि अध्यात्म और अर्थव्यवस्था दोनों का आधार था। भारत में सोना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक रहा है। ऋग्वेद में इसे हिरण्य कहा गया है और बौद्ध ग्रंथों में ये शुद्धता और अमरता को दर्शाता है। ऋग्वेद में, उपनिषदों में और बौद्ध धर्म में सोने का अपना महत्व है। ऋग्वेद के हिसाब से पूरी धरती का उदय हुआ है हिरण्य गर्भ में, यानी कि सोने के गर्भ में। तो ललित विस्तर सूत्र में बुद्ध के जन्म की घटनाओं में से एक ये है कि बोधिसत्व का शरीर सुनहरे रंग का था और वो अपनी चमक से सभी प्राणियों में श्रेष्ठ थे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध खदान मानी जाती है कोलार गोल्ड फील्ड्स और कर्नाटक की हुत्ती गोल्ड माइंस। कोलार को आज भी सबसे पुरानी स्वर्ण खानों में से एक माना जाता है, जिनका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। झारखंड का सोन नदी वाला एरिया और तमिलनाडु का वेल्लोर का एरिया, ये सब एंशिएंट इंडिया की गोल्ड सिटीज थी। इन खानों से निकला सोना मौर्यन एम्पायर, सातवाहन, चोल, पांड्य, इन सभी साम्राज्यों के खजानों को भरता था। इन माइंस से ईसा पूर्व के समय से सोना निकाला जा रहा था। मौर्य काल में भी सोने का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस दौर में सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हाँ, अगर अशोक का टाइम पीरियड देखें तो इस काल में सोना धार्मिक दान और भिक्षु जीवन के लिए भी इस्तेमाल हुआ। मठों और स्तूपों में हमें कई ऐसे स्वर्ण पत्र और मूर्तियां मिलती हैं जो इसका प्रमाण है। मौर्यों के बाद के काल में कुषाण डायनेस्टी ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाकर गोल्ड को भारत की इकोनॉमी से जोड़ दिया। फिर गुप्त काल में बड़े पैमाने पर खूबसूरत सोने के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। इन सिक्कों पर धार्मिक और पौराणिक दृश्यों को घेरा गया था। सिक्कों को उनके वजन और शुद्धता के लिए जाना जाता था, जिसने भारत की जो ट्रेडिंग क्रेडिट थी उसको पूरी दुनिया भर में मजबूत किया। सदियों तक भारत ने दुनिया के कई देशों से सोना खरीदा और उसे अपनी संस्कृति और देवताओं को समर्पित किया। धार्मिक त्योहारों, शादियों और जो अनुष्ठान होते हैं, यहाँ पर सोने का यूज लगभग कंपलसरी होता था। भारत के आप बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, चाहे वो साउथ का पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या नॉर्थ इंडिया के मंदिर हो, यहाँ पर सदियों से सोने और आभूषणों का एक अकूत भंडार जमा होता रहा था।
ये सोना भारत से बाहर नहीं गया, बल्कि एक परमानेंट संपत्ति के तौर पर यहीं रहा। इसी के चलते ही भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमारे राजा महाराजा सोना पहनते थे या मंदिरों में सोना भरा रहता था, बल्कि इसकी एक और वजह हमारी आर्थिक ताकत भी थी। देखो, सदियों से पूरी दुनिया को मसाले, रेशम और बढ़िया कपड़े चाहिए थे, और भारत के पास ये सब कुछ था। हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से थे इन सभी चीज़ों में। जब रोम के व्यापारी या अरब के व्यापारी हमारे यहाँ आते थे तो वो हमसे सामान खरीदते थे, लेकिन बदले में हमें सिर्फ सोना ही मिलता था। उन्हें पता था कि भारत कोई और चीज़ नहीं लेगा। इस तरह हमारा ट्रेड हमेशा फ़ायदे में रहता था और बाहर का सोना लगातार हमारे देश में जमा होता रहता था। सोच कर देखिए कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम के एक यूनानी ग्रंथ में लिखा गया कि भारतीय तटों से निकलने वाले जहाज सोना, मसाले और कपड़े लेकर लौटते हैं, और जो भी व्यापारी वहां पहुंचता है अमीर बनकर लौटता है। रोमनों के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के सामान को इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते थे कि रोमन सेनेट को चिंता होने लगी कि हमारा सारा खजाना भारत की औरतों के गहने में जा रहा है। बस इसी वजह से ये देश धन दौलत से इतना भर गया कि दुनिया में इसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। और हाँ, बाद में इसी अमीरी की वजह से महमूद गजनवी और अंग्रेज जैसे लुटेरे आए, जिनकी नज़र भारत पर पड़ी। यानी बदकिस्मती से भारत के पतन और लूट का कारण भी कहीं ना कहीं ये सोना बना। इसी टाइम पर अगर दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो सिर्फ भारत नहीं, बल्कि सोने ने दुनिया भर की सभ्यताओं पर अपना असर डाला। भारत और इजिप्ट की सीमाओं से दूर सोने ने ग्लोबल पावर के इमरजेंस और उसके पतन में बहुत बड़ा रोल निभाया। ग्रीक्स और रोमन्स के लिए सोना जंग और जीत का आखिरी लक्ष्य था। रोमन एम्पायर ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए सोने की खदानों में खुदाई पर जोर दिया। उन्होंने ऑरियस नाम के सोने के सिक्के चलाए जो पूरे मेडिटेरेनियन सी के एरिया में चल रहे थे। ऑरियस सिक्के की वजह से इस पूरे एरिया का ट्रेड स्टेबल हो गया, क्योंकि एक ही करेंसी थी। इसी सोने ने रोमन आर्मी को सैलरी दी, जिसने रोमन एम्पायर की भव्यता को बनाए रखा। ये तो बात हुई रोमन एम्पायर की। सोने का एक बहुत बड़ा सेंटर अफ्रीका भी था। अफ्रीका में खास तौर पर अगर हम वेस्टर्न अफ्रीका देखें तो वहाँ कई ऐसे साम्राज्य थे जहाँ दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के सप्लायर थे। घाना, माली और सोंगई, ये ऐसे ही कुछ साम्राज्य थे। वेस्टर्न अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक था मनसा मूसा। वो इतना अमीर था कि 1324 में अपनी हज यात्रा के दौरान उसने इतना सोना दान कर दिया कि इजिप्ट में सोने की कीमत गिर गई, लोग बर्बाद हो गए। ये सारा सोना ट्रांस सहारन ट्रेडिंग रूट के जरिए यूरोप भी पहुंचता था। इसी सोने ने बाद में यूरोपियन शहरों को ट्रेड और कॉमर्स में हेल्प की। इस ट्रेड और कॉमर्स ने आगे चलकर यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, इन चमकदार कहानियों से अलग सोने की एक बेहद भयानक कहानी भी है, जो शुरू होती है 16वीं सदी में। हुआ ये कि जब पुनर्जागरण काल के बाद दुनिया को खोजने के लिए साहसिक यात्राओं की शुरुआत हुई, तब स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यों ने कई दल भेजे। गोल्ड, गॉड और ग्लोरी के लिए ये लोग भेजे गए थे। यानी ये लोग सोने की तलाश में गॉड का प्रसार करके ग्लोरी पाना चाहते थे। इसी कड़ी में भारत की खोज करने निकले कोलंबस गलती से पहुंच गए अमेरिका। इन अमेरिकियों को देखकर वो इन्हें इंडियन समझ बैठे, और इसी के साथ दूसरे स्पेनिश और पुर्तगाली विजेता भी एक नई दुनिया यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वजह थी दो सभ्यताएं, एज़टेक और इंका। ये वो सभ्यताएं थी जिनके पास बेहिसाब सोना था, लेकिन वो इसकी कीमत से अनजान थे। इंका एम्पायर इसमें सबसे मेन था। ये आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली तक फैला हुआ था। इंका लोगों की लाइफ में सोना कोई करेंसी नहीं थी, बल्कि इनके मंदिरों में, इनके रिलीजियस फंक्शंस में इस सोने का इस्तेमाल होता था। इनके सम्राट थे अताहुल्पा। इनके पास इतना सोना था कि जब स्पेनियर्ड्स ने इनको बंदी बनाया तो अपनी आज़ादी के लिए सम्राट ने एक कमरा भर जाने बराबर सोना देने की बात कही। सोच कर देखिए कि किस लेवल पर इनके पास सोना था, और ये सारा सोना स्पेनिश और पुर्तगाली लोग लूट कर ले गए। स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो ने इनका सम्राट अताहुल्पा को बंदी बनाया और हजारों टन सोना और चांदी लूट ली। ये बेशुमार दौलत स्पेन पहुंची, जिसने यूरोप की इकोनॉमी को मजबूत किया और यूरोपियन पावर्स का जो बैलेंस था वो हमेशा के लिए बदल दिया। दुर्भाग्य ये था कि इनका सभ्यता के लिए ये उनके विनाश और सांस्कृतिक लूट का कारण भी बना। अताहुल्पा का रैंसम और दूसरे खजाने इतने बड़े थे कि इन्होंने यूरोप के पावर इक्वेशन को ही बदल दिया।
इस घटना ने यूरोपियन कॉलोनियल हिस्ट्री में लूट और कल्चरल डिस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऐड कर दिया, जो आज हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बीच में काफ़ी पॉपुलर पॉइंट है स्टडी का। कुल मिलाकर दोस्तों, इनका सभ्यता का सोना, उनकी शक्ति, उनकी आस्था और उनका सांस्कृतिक पहचान वो उनका सोना था, जबकि यूरोपियों के लालच ने उसे विनाश और लूट का कारण बना दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि मिडिवल एजेस में सोना एक ग्लोबल करेंसी थी। इसका मतलब ये था कि किसी भी देश की करेंसी का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो एक तय मात्रा में सोने के वजन के बराबर तय किया जाता था। इस स्टैंडर्ड ने ही ग्लोबल ट्रेड को लंबे टाइम तक स्टेबल किया हुआ था, यानी पूरी दुनिया एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक सोने के रेट के हिसाब से अपनी करेंसी के रेट को सेट करती थी। हालांकि 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स समझौते को खत्म कर दिया और डॉलर को सीधे सोने से जोड़ने की प्रथा को फॉर्मली खत्म कर दिया। डॉलर भले ही दुनिया की करेंसी है, लेकिन आज भी दुनिया के सेंट्रल बैंक अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व के रूप में रखते हैं, चाहे वो RBI हो, चाहे वो चाइना की बैंक हो। जब किसी देश की सरकार अनस्टेबल होती है या करेंसी की वैल्यू गिरती है, तो आम लोग भी डिजिटल करेंसी या शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो ठोस सोना में इन्वेस्ट करना सेफ मानते हैं। ये बताता है कि हजारों साल पुराना ये ट्रस्ट सोने को लेकर आज भी कायम है। तो दोस्तों, ये था सोने का इतिहास। आपको इतिहास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।